आप सभी को नमस्ते। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 जो कि है नए राज्य और उनके राज्य। और मैं बता दूं कि मैं प्रीवियस वीडियो वगैरह में जैसे कि क्लास 6 से एनसीईआरटी अभी तक पढ़ाते आई हूँ, तो बहुत सारा इधर उधर चीज़ें को मैं समझा के बोलती हूँ, बट उसमें कुछ समझाने वाला चीज़ें रहती ही नहीं है। बस रीडिंग करना है, आपको समझ आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इधर उधर का चीज़ें अब बोलना पड़ेगा। तो मैं जस्ट इसमें अब रीडिंग करते जाऊंगी, क्योंकि समझाते वक्त ना 1-2-1.5 घंटा चला जाता है, जो कि कोई भी उस वीडियो को इतना नहीं देखेगा। और ख़ास करके आपको भी मैं बोल रही हूँ, आप भले वीडियो को खोल लिए होंगे पर इतना नहीं देखेंगे आप भी। तो मैं रीडिंग करते चले जाऊँगी। आपको अगर मोबाइल साइड में रख के सुनना है तो भी बेटर है, और पकड़ के भी अगर ऐसे सामने देख के भी देखेंगे तो ठीक लगेगा। ज़्यादा टाइमिंग वाला भी नहीं बनाना, क्योंकि एक तो एनसीईआरटी को कवर करना तो बड़ा मुश्किल होता है, ऊपर से कोई देखे कि इतना लॉन्ग वीडियो तो और भी कोई नहीं देखेगा। तो मैं चाहती हूँ मैं शॉर्ट में ही करूँ और रीडिंग ही करते जाऊँ, ताकि आप लोग को। और रीडिंग में ना ऐसा कुछ रखा नहीं कि समझ आएगा नहीं, सब कुछ समझ आता है, ठीक है। और बात रहा हिंदी का, तो हिंदी में ही प्योर लिखा हुआ तो सभी को वो भाषाएँ समझ आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक हर सब्जेक्ट का पढ़ाने वाली हूँ, प्लस नोट्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड चैप्टर है क्लास 7 का, वो दिया गया है नए राज्य और उनके राज्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। ये सब है, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने अपने आप में महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, ठीक है। इस तरह का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी में मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्म ना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। उसके बाद है कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुष में अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल या इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कंदब, मयूर शर्मन और क्या है मयूर शर्मन, सही पढ़ी में, और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान के अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन देखते हैं। इन नए राज्यों में ये कईयों के महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपलब्धियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे।
उसके बाद है इस सभी राज्यों के उत्पादकों तथा किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे और अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगन मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर, यहाँ देखते हैं तमिलनाडु के शासन करने वाला चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है बेट्टी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति या उत्तराधिकार हासिल करने वालों लगने के लिए कर इत्यादि का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था की वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिन्हें लूट की शक्ल में धन मिले तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन आहदों पर होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सशब्द सतह नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। आगे बढ़ते, यहाँ पे लिखा है नागभट्ट की उपलब्धियाँ। चलिए देखते हैं। वो जो कर था वो सबसे ज़्यादा जो दिए जाने वाला कर क्या था? भट्ट कुछ था ना, आगे जो पढ़े तो कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियाँ का बखान किया है। अपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, संधव, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र के एक हिस्सा और कालीबंग ओडिशा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कनौज के शासक चक्रयुध को विजित किया। उन्होंने बंगाल की हिस्सा, अनंत गुजरात का हिस्सा, मावला मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी, तुरुस्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूति अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों का अभिलेख होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। उसके बाद आगे है भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था, चलिए देख लेते हैं। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तामिल भाग का एक अंश है। हमें मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और
पलोहोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारगाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अंगार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए एक वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने गए कपड़ों का लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ के कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है जरूरी हो तो। ये सब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में बहुत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिनमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। ठीक है, इसके बाद आगे है कल्हन के अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास में समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखनों का भी भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध देखते हैं क्या बताता है। अपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। बोल गिली, बोल। ये वीडियो बना रहे, तू जा उस रूम में सो रहा। सुन उस रूम में फैन चल रहा है गिली, थोड़ा हवा में बैठ जा। हम वीडियो बना के आते हैं तो फिर तुझे दही और चीनी खाने के लिए देंगे, ठीक है? नहीं, मुझे अभी दही और चीनी खाना। हाँ, और 5 मिनट रुक जा, बैठे जा, हम लेके आ रहे हैं, ठीक है? वीडियो बना रहे हैं, साउंड जा रहा है इसमें सब, ठीक है? जा रहे हैं, रुक जा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एक विशेष रूप में वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी के कनौज नगर। गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण लेकर आपस में लड़ रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हमें इतना में शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास भी किया। इसलिए जब वे एक दूसरे से राज्यों का आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने इतना से इतना तक शासन किया, अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। मोहम्मद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान मोहम्मद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। उसने अल-बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा करने का नाम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल-हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बेरूनी जो था वो कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। और उसका काम क्या था? जो गुजरात का जो क्या सोमनाथ मंदिर, यहाँ पे अंडरलाइन क्यों में, ठीक है? मैं और एक बार कर देती हूँ। वहाँ पे अटैक करना उसका मेन मकसद था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों में टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज
और जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफ़गानिस्तान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरी साल उनके हाथों हारा गया। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, ये देखिए सब ठीक है। उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। ओरैयार के चलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियों को हरा कर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर से निशुद्धनी देवी का मंदिर बनवाया। यहाँ पे है, विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पाड़ियन में और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिया गया। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक बना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के शासन का भी पुनर्गठन किया। राजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे। पुरोहितों, मलाकार, वारची, मेहतर, ये क्या है, इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती है, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई है। कृषि और सिंचाई के बारे में पढ़ते हैं। चोल की कई उपलब्धियां कृषि में हुए गए विकासों के माध्यम से संभव हुई। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले एक छोटी सी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उछालती है और जिससे किनारों का उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया करवाता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6वीं सदी में आकर इन इलाकों में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। इन इलाकों में जंगलों का साफ किया जाना था और दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे, जो पानी को खेतों में तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया जाता था और कई क्षेत्रों में साल में 2 फसलें उपजाई जाती थी। ये सब देखिए। आगे देखते हैं। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए और अन्य जगहों में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि
सिंचाई के काम ये योजनाओं की ज़रूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। उसके बाद पढ़ते हैं साम्राज्य के प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो ऊर कहलाती थी, संचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों में के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के नाम से कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उसने कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मूवेन दलवेन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान आईयार जैसी उपलब्धियां दी और उन्हें केंद्र का महत्वपूर्ण राजकीय पर सौंपे। भूमि के प्रकार देखते हैं। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेलन वगाई, गौर ब्राह्मण किसान की भूमि, ब्रह्मोदय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, साला भोग किसी विद्यालय में रख रखाव के लिए भूमि, देवदान तिरुनंमंटुकनी मंदिर के उपहार में दी गई और पल्ली चकमदम जैसा स्थानों को दान में दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मोदय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। एक मिनट थोड़ा सा। उसके बाद है प्रत्येक ब्रह्मोदय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्व काम करती थी। इनके नियम शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरे बार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ की अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलफूट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का विस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उसके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदारी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्यता रहा है तो वो किसी और समिति का सदस्यता नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खातों में जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा होता था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पुरनम के एक उदाहरण है, जैसे कि अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियाँ से आटा पड़ा पुलाया जैसे ब्राह्मण। और ये सब छोड़िए, क्या बता रहा है पता ही नहीं चलता, ये इतने देर भर रखे हैं।
यहाँ पे देखते हैं ताग वंश के युग का चिन्ह। अच्छा ये कितना अच्छा ख़त्म हो गया। चलिए देख लेते हैं। चीन में ताग वंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक 300 हो गया सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। देन तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम में नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव में साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों से भिन्न थी, ये देखने को बोला, ये काम थे। चलिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। दिल्ली के सुल्तान बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच।